नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 या 5वां चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम 7th क्लास कंप्लीट करा चुके हैं ज्योग्राफी को। 6th क्लास ज्योग्राफी के भी हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये 5वां चैप्टर है हमारा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत ही मोस्ट चैप्टर है, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो। तो और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को मैं 2 पार्टों में बनाऊं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हम टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा चैप्टर पर जाते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। हमारे चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो हम देखेंगे कि पृथ्वी के जो भी परिमंडल हैं उनके बारे में हम देखते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। तो ये पहले पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं, जैसे ज़मीन है, जल है और हवा है। भूमि, जल और हवा तीनों चीज़ें हैं पृथ्वी पर मौजूद हैं। अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो आदमी ज़िंदा रह सकता है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। तो भूमंडल किसे कहते हैं? जो पृथ्वी है, जैसे ये जितनी भी पहाड़ है, ज़मीन है, मैदान है, पठार है, जो भी चीज़ें हैं उसको हम जिस पर हम रहते हैं उसको हम कहते हैं भूमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं। और जो पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है या गैस की जो परतें हैं जिनसे पृथ्वी घिरी हुई होती है उनको हम वायुमंडल कहते हैं। जहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। तो जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये गैसें और भी थोड़ी गैसें हैं जैसे ऑर्गन वगैरह हैं, ये भी मिलती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी का जो बहुत बड़ा भाग है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जल मिलता है। तो कितना परसेंट मिलता है उसके बारे में देख लेते हैं हम कि पृथ्वी पर 71% जल है और 29% ज़मीन है। तो जो जल मिलता है उसे हम कहते हैं जलमंडल कहते हैं। ठीक है, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ़, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। तो जल की जो जितनी भी अवस्थाएं हैं, तो जल की अवस्था है, जैसे बर्फ़ भी जल की अवस्था है एक, और जल भी पर जल की अवस्था है, जलवाष्प है या भाप बन के उठता है वो भी जल की अवस्था है। इन सबको ही हम जलमंडल में सम्मिलित करते हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब देखो जीवमंडल किसे कहते हैं? जहाँ पर जल भी मिलता है, क्या मिलता है? जल भी मिलता है और स्थल भी मिलता है, स्थल मतलब ज़मीन भी, और हवा भी होती है। अभी जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल जाती है वहाँ पर जीवन पनपता है। क्या पनपता है? जीवन। वहाँ पर इंसान जिंदा रह सकता है, तो उसको हम कहते हैं जीवमंडल। क्या बोलते हैं? जीवमंडल। ठीक है, अब आगे देखते हैं भूमंडल के बारे में। भूमंडल के बारे में बता दिया कि ज़मीन की ऊपरी परत को ही हम भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो भूमंडल किसे कहते हैं? जो पृथ्वी का जो ऊपर का जो ठोस भाग है उसे हम भूमंडल कहते हैं। ये भूपर्पटी होती है ज़मीन की ऊपरली परत को कहते हैं हम भूपर्पटी। भूपर्पटी की चट्टानें तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागर बेसिन के नाम से जाना जाता है। जो पृथ्वी की सतह है वो 2 भागों में बांट रखे हैं हम। एक कहते हैं एक को जलमंडल में, एक में स्थलमंडल में। तो जो स्थलमंडल है, भूभाग है, उनको हम महाद्वीप कहते हैं, और जो जलाशय हैं या जलों के बड़े स्रोत हैं उन्हें महासागरीय बेसिन कहते हैं। ठीक है, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये नया क्वेश्चन है, इसके बारे में देखना है कि जो जितने भी महासागर है वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब अलग नहीं हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए। चलो चित्र देख लेते हैं हम। स्थलीय का मतलब है जो ज़मीन के जितने भी भूभाग हैं वो क्या आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए। देखो, ये ऑस्ट्रेलिया है महाद्वीप, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, ये अफ्रीका है, ये भी नहीं जुड़ा हुआ। ये एशिया है, ये और ये यूरोप है, ये आपस में दोनों जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये उत्तरी अमेरिका, ये भी नहीं जुड़ा। ये दक्षिण अमेरिका, ये भी नहीं जुड़ा। तो आपस में सारे अलग है, सिर्फ एशिया और यूरोप को छोड़ के। ठीक है, तो आगे देखते हैं।
समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। इस तल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। देखो, समुद्री जल का जो तल होता है वो सभी जगह समान होता है। इसका मतलब होता है समुद्री जल का हमने समुद्र तल से एक हमने जैसे ये समुद्र है, देखो इधर देखो, ये समुद्र है इस तरीके से, और यहाँ तक ये जल बिछा हुआ है, दिख रहा है। तो हमने एक तल माना, तल कहाँ मान लिया कि हमने इसको ये एवरेज तल मान लिया। अब यहाँ पर भी हम नापेंगे तो यहीं से नापेंगे, यहाँ पर भी नापेंगे, या फिर यहाँ पर ज़मीन है, ठीक है, तो भी हम इस तल से मापेंगे। कि कहीं कहीं तुमने रेलवे स्टेशन में देखा होगा कि समुद्र तल से 255 मीटर या ऊंचाई लिखा हुआ होता है। हर रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है, 255 ही नहीं लिखा होता, हर स्टेशन पे हर समुद्र तल की ऊंचाई लिखी हुई होती है, सब अलग अलग होती है, 255 ही नहीं होती, कुछ भी हो सकते हैं। आप भी जब जाओगे रेलवे स्टेशन तो जहाँ पर लिखा होता है कि कोई भी रेलवे स्टेशन, जैसे दिल्ली है, दिल्ली पे लिखा रहेगा दिल्ली, उसके नीचे लिखा रहेगा 254 मीटर ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। तो वो चीज़ें हर रेलवे स्टेशन में लिखी रहती हैं, तो इसको आपको देखना है। तो जो समुद्र तल होता है जिसे शून्य माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये मैप है, इसके बारे में तो मैं डिटेल से बताऊंगा जैसे जैसे टॉपिक आएगा उसी हिसाब से। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। जो विश्व का सबसे ऊंचा है पर्वत शिखर है वो है हिमालय पर। कहाँ पर है? हिमालय। हिमालय कहाँ पर? एशिया में। और उसमें जो चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। और उसकी ऊंचाई है 8,848, ठीक है। किताबों में 8,848 से रखी है एनसीईआरटी में। अभी जो नई सूचना है वो 8,850 है, 8,850 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर, लगभग 9 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखो, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। जो विश्व का सबसे गहरा, जो समुद्र में जो सबसे गहरा भाग है या समुद्र में जो सबसे गहरा तल है वो है मेरियाना गर्त। ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। तो सीधा क्वेश्चन आएगा मेरियाना गर्त कहाँ पर है या मेरियाना गर्त कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में। अब इसकी हम गहराई देखेंगे, गहराई कितनी? 11,022 मीटर। कितनी है? 11,022 मीटर, ठीक है। आगे देखो, क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? क्या आपने सोचा है कि जो समुद्र की गहराई है वो इतनी अधिक भी हो सकती है? अब देखो, जो थोड़ा सा क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि जो सबसे ऊंचा जगह है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई 8,850, ये इसमें 48 दे रखा है तो आप 48 कर सकते हो, 8,848 मीटर। और जो सबसे गहरा गर्त है उसकी 11,022 मीटर। तो अब इन दोनों की ऊंचाई, जो समुद्र में सबसे नीचे वाला बिंदु और पहाड़ पे सबसे ऊंचा वाला, इनके करीब कितनी हो गई? 20 किलोमीटर की ऊंचाई होगी, लगभग कितनी हो गई? 20 किलोमीटर की। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? लगभग 20 किलोमीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सीधा महाद्वीपों पर। महाद्वीपों से पहले हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं, क्या आप जानते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेजनिंग नार्गे है ये, तेजनिंग नार्गे शेरपा ने 29 मई 1953 को पृथ्वी की सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? न्यूजीलैंड का एक है एडमंड हिलेरी और भारत का तेजनिंग नार्गे शेरपा। ये 29 मई 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। एवरेस्ट की ऊंचाई पता होगा 8,848, ठीक है। जापान की जुंको ताबाई विश्व की पहली महिला है जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। भारत की जो पहली है उसका नाम है बछेंद्री पाल। भारत की जो पहली महिला है उसका नाम बछेंद्री पाल है। इसने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं महाद्वीपों के बारे में। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है, कौन कौन से? 7 प्रमुख महाद्वीप, इनके बारे में देख लेते हैं। एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका है। तो 7 महाद्वीपों के बारे में पता चल गया होगा कि 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, ये लिख लेने हैं क्योंकि इन 7 से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोबारा देख लो, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो प्रमुख 7 महाद्वीप हो गए। अब इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, तो ध्यान से देखिए। और स्थलों का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। अभी देखो कैसे पाया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। मैप दिख रहा है आपको? मैप में देखते हैं तो कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले देखो, ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त।
भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त इसको कहते हैं। ठीक है, ऊपर है ये 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, यहाँ 23.5 पे मकर रेखा। ठीक है, तो अब मैंने तुम्हें पहले बताया था, उस थोड़ा सा डिटेल में और बता देता हूँ कि इस तरीके का हमारा ग्लोब था, तो हमने ग्लोब को 2 भागों में बांटा था। ग्लोब को 2 भागों में, इसको कहते थे हम उत्तरी गोलार्ध, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको कहते थे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को कहते थे हम दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते थे? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, समझ में आ गया? ऊपर वाले को कहते थे हम उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। का मतलब है आधा गोला, ये पूरा एक पृथ्वी एक गोला है, इसको आधा गोले को कहते हैं। उत्तरी साइड में उत्तर दिशा में है, नीचे वाला दक्षिण दिशा में, तो इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते थे। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा और देख लेते हैं हमने ये भी चीज़ बताई थी कि इधर का भाग है, इसको कहते थे पूर्वी गोलार्ध और इसको कहते थे पश्चिमी गोलार्ध। ये सब चीज़ें हैं, ये देख ली हैं, इसको पश्चिमी गोलार्ध। ये भी आधा पश्चिम की तरफ है, ये पूरब की तरफ है। आगे 4 बारे में बता दिया था हमने, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। कोई भी मैप को, किताब को इस तरीके के पकड़ोगे तो ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाएगा, और निशान भी होता है। एक मैं पिछले लेसन पढ़ाया था, इस तरीके का अगर निशान कहीं भी है, किताब हमने उल्टी पकड़ रखी है, तो भी हम इससे पता कर सकते हैं कि ऊपर कौन सी दिशा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या था कि अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में है महाद्वीपों का, तो देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा ये हिस्सा है, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि अधिकांश हिस्सा महाद्वीपों का कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से में? उत्तरी गोलार्ध में। मैंने बताया था ये है, इसका ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो अधिकांश देखो, एशिया का बहुत बड़ा भाग है, यूरोप का है, अफ्रीका का है, उत्तरी अमेरिका का है, दक्षिण अमेरिका का भी कुछ भाग है। ये सब कौन से महाद्वीप, सब कौन से गोलार्ध में आ रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध में। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल ज़्यादा है, जल ज़्यादा है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या है? स्थल ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखो, सीधा हम वापस टॉपिक पे आ जाते हैं और उसके बारे में देखते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके सारे महाद्वीपों के बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम एशिया के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? एशिया के बारे में पढ़ लेते हैं। एशिया महाद्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल का 1/3 का मतलब 1/3 तो अकेला यही है। जितना भी स्थल है उसका 1/3 में कौन है? एशिया महाद्वीप है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। अभी मैंने बताया था कि कैसे बताया था, दोबारा देख लेते हैं। जैसे हमारी गोला है, इस तरीके से हमने ऊपर का उत्तरी गोलार्ध किया, इस तरीके से यहाँ पर एशिया पड़ता है ये पूरा। तो ये कौन से हिस्से में? पूर्वी गोलार्ध में। कौन से में? पूर्वी गोलार्ध। अगर ये यहाँ पर आ जाता तो इसको पश्चिमी गोलार्ध में बोलते, पश्चिम और उत्तर की तरफ भी है। ठीक है, अगर ये यहाँ आ जाता तो हम इसको बोलते दक्षिणी गोलार्ध में, और दिशा कौन सी तरफ है? पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो ये चारों दिशा के हिसाब से हमने बांटा था। आगे देखो, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। देखो थोड़ा सा देख लेते हैं इसी में हम मैप में जाके कि इसमें क्या क्या खासियत है। देखो इसमें एक तो है कि आपको दिख रहा है कि हिमालय पर्वत दिख रहा है कि ये हिमालय पर्वत है। ठीक है, इससे कर्क रेखा होकर गुजर रही है, बिल्कुल गुजर रही है। आगे देखो दूसरा और देख लेते हैं हम इसमें कि इसमें जो यूराल पर्वत है, जो दिख रहा है आपको, ये यूरोप को एशिया से अलग करता है। यूरोप को एशिया से अलग करता है। कौन सा पर्वत करता है? यूराल पर्वत। ठीक है, अब ये ध्यान देना है यहाँ पे कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। एशिया हो गया, उसके बाद में हम देखते हैं यूरोप के बारे में। देखो यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। देखो विश्व के मानचित्र को देखते हैं, इसकी स्थिति के बारे में पता लगा लेते हैं। ये आपको देख रहा होगा, यहाँ पे सामने दिख रहा होगा, ये यूरोप महाद्वीप है। ये एशिया से बहुत छोटा है छोटा। ठीक है, आगे देखो, ये 3 तरफ से जल से घिरा है। 1 तरफ, 2 तरफ, 3 तरफ, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो ये भी पता चल गया है। आगे देखो, अगला तीसरा महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं हम। अफ्रीका के बारे में देखते हैं। तो अफ्रीका के बारे में देखते हैं। एशिया के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद दूसरा अफ्रीका का आता है। विषुवत वृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, जहाँ आप पाएंगे कि ये ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। देखो
आगे देख लेते हैं थोड़ा इसमें। यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है, यहाँ पर ये जो रेखा दिख रही है 0 डिग्री है, क्योंकि मैप थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है, कोई बात नहीं। ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो एकमात्र ये ही महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है। कर्क रेखा, ये नीचे मकर रेखा, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा। तो तीनों रेखाएं गुजरने वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? जो तो क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, तो आप जवाब दे सकते हो कि अफ्रीका महाद्वीप ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। देखो इसकी नील नदी भी है, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। लंबी का मतलब समझ गए, लंबाई में, लंबी का मतलब लंबाई में, ठीक है। अगर बड़ी का आ जाए तो बड़ी आएगी तो अमेजन आ जाएगी। बड़ी का मतलब जैसे कोई भी एरिया है, ये नदी है तो यहाँ से यहाँ तक ये 500 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 500, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक नदी है, ये 400 किलोमीटर है। कितनी है? 400। लेकिन इसमें जो ये नदियाँ मिल रही हैं और ये नदियाँ मिल के कारण ये जो बेसन बन रहा है, तो ये इसका एरिया इतना है, और इसमें नदियाँ मिल रही हैं तो इसका बेसिन इतना है। तो बेसिन बड़ा किसका हुआ? इसका हुआ। और लंबी कौन सी नदी हुई? ये हुई। तो इस तरीके से नील नदी सबसे लंबी नदी है लंबाई में, जबकि इसका जो एरिया है, जो इसका नदी बेसिन है, नदी घाटी बेसिन है, वो बड़ा अमेजन का है। तो बड़ी नदी हुई अमेजन और लंबी नदी हुई नील नदी, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होना। आगे देखो, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। जो सहारा अफ्रीका में है, जो रेगिस्तान है वो सबसे गर्म है, अफ्रीका में स्थित है। ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। महाद्वीप बिल्कुल चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। मैंने बता दिया, लंबी का मतलब लंबाई में लंबी है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। ये मैंने बता ही दिया था आपको कि तीनों, एकमात्र यही है जो कि तीनों इसी से गुजरती है। बाकी का और कोई भी ऐसा महाद्वीप नहीं है जिससे ये नदियाँ गुजरे। आगे देखो, तो तीनों रेखाएं एकमात्र महाद्वीप है जिससे गुजरती है, वो है अफ्रीका महाद्वीप। आगे देखते हैं उत्तर अमेरिका के बारे में। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये दक्षिण अमेरिका की एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, मतलब छोटे से स्थल से, जैसे ये इस तरीके का है। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। ये छोटे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। जो जल संधि है उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली, उसे हम कहते हैं पनामा जल संधि। देखो इसमें देख लेते हैं, मैप में दिख भी रहा है कि जो ये दिख रहा है ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। जो ये भाग जुड़ा हुआ है ये, इसको कहते हैं हम पनामा जल संधि। क्या नाम है इसका? पनामा जल संधि। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप है पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में। उत्तरी मतलब मैंने जिस तरीके से बताया था कि इस तरीके से ये सामने हो गया, ये तो पूरा उत्तर का हिस्सा हो गया, आधा गोलार्ध, तो ये पूरा उत्तर में है, ठीक है। और ये पश्चिम में है। दोबारा देखिए, यहाँ से बताता हूँ। देखो इस तरीके से ये हमने बनाया, तो यहाँ पर ये आधा हो गया, तो ये पूरा उत्तर में है, दक्षिण में बिल्कुल नहीं है। देखो फिर बाद में ये इस तरीके से हुआ, तो ये पूरब में नहीं है, पश्चिम में है, ठीक है। तो ये कौन से में है? देखो पूरी तरह से उत्तरी, तो उत्तर की तरफ हो गया, एवं पश्चिमी तो पूरा पूरब की जगह पश्चिम तरफ हो गया, तो उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। ये 3 महासागरों से घिरा हुआ महाद्वीप है। तो कौन कौन से महासागर हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले है अटलांटिक महासागर, ठीक है। उसके बाद प्रशांत महासागर, उसके बाद में है आर्कटिक महासागर। ये तीनों महासागरों से घिरा हुआ है। ये दिख रहा है, ये उत्तरी अमेरिका है। अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, तो तीनों महासागरों से ये घिरा हुआ है। आगे देखो, उसके बाद में अब हम आ जाते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। तो दक्षिण अमेरिका है वो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। देखो इस तरीके से, देखो इस तरीके का, तो इस तरीके से ये है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश इसका भाग है, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? इसके पूर्व पश्चिम में कौन से महासागर स्थित है उनके बारे में देख लेते हैं। तो पूर्व और पश्चिम में देखो 2 महासागर स्थित हैं। पूर्व में है इसके अटलांटिक महासागर। कौन सा है पूर्व में? अटलांटिक, दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है। और पश्चिम में है इसके प्रशांत महासागर। पश्चिम में क्या है? प्रशांत महासागर। तो इसके बारे में देख लो। ये क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, इस तरीके का क्वेश्चन, और आपको बताना है,
ठीक है, आगे देखो, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। यहाँ से देखो, यहाँ से उत्तर से यहाँ से दक्षिण की तरफ फैली हुई है। ये कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। जहाँ पर मैंने बढ़ाया है वहाँ पर ये फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। सबसे बड़ी यहाँ से इस तरीके से ये बहती है, देखो इस तरीके से। इसमें और नदियाँ मिल जाती हैं। बड़ी का मतलब मैंने बता दिया कि इसका जो एरिया है, नदी घाटी बेसिन है, वो ज़्यादा है। लंबी नदी है वो है नील नदी अफ्रीका की, वो लंबाई में ज़्यादा है, लेकिन ये क्या है? बड़ी नदी। ठीक है, आगे देखो, ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरह कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। देखो इस तरीके से ये ग्लोब बना, ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है। तो पूरी तरह कौन से गोलार्ध में है? ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। कि क्यों कहते हैं इसको द्वीपीय महाद्वीप? कि चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। कि एक द्वीपों की तरह है, जैसे द्वीप होते हैं ना, जैसे ये बाकी के छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं कि चारों तरफ से समुद्र पानी से घिरे हुए हैं, वैसे ही ये भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, तो ये हमारे महाद्वीपों के बारे में था। हमने 7 महाद्वीपों के बारे में बताया। लास्ट हमारा महाद्वीप रह रहा अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका के बारे में देख लेते हैं। यह है एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार के स्थायी मानव निवास नहीं है। जो मानव है यहाँ पर नहीं रहते। बहुत से देशों के शोध केंद्र हैं। भारत के भी 2 शोध केंद्र हैं। तो कौन कौन से? एक मैत्री है, एक दक्षिण गंगोत्री है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके बारे में थोड़ा मैप में जाके समझते हैं। देखो ये हमारा अंटार्कटिका है, दिख रहा है? ये अंटार्कटिका है। ये पूरी तरह कौन से भाग में है? दक्षिणी गोलार्ध में है, और ये ध्रुवों के पास में है। कहाँ पर है ये? ध्रुवों के पास में है। कि ध्रुवों की दोनों साइड से ये घिरा हुआ है, मतलब जिस तरीके बॉल होती है तो दोनों साइड से घिरा हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पर कोई भी मानव नहीं रहता। ये पूरी तरह बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पर सिर्फ शोध केंद्र है। शोध केंद्र का मतलब है कि बहुत से देशों ने यहाँ पर अपने प्लांट इस तरीके से लगा रखे हैं कि कोई प्रयोग करे या फिर कोई चीज़ें खोजे। हमारे भारत के भी 2 शोध केंद्र है, एक का नाम है मैत्री और दूसरे का नाम है दक्षिण गंगोत्री। तो ये 2 शोध केंद्र भारत के भी लगे हुए हैं। तो हम 7 महाद्वीपों के बारे में हमने पढ़ लिया। छठी क्लास है, छठी क्लास के हिसाब से हमने पढ़ लिया। जैसे ही 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में जाओगे तो हर महाद्वीप के बारे में डिटेल से बता दिया जाएगा। आगे देखो, अब देख लेते हैं हम जलमंडल के बारे में। अभी हमने स्थलमंडल के बारे में देखा था, अब हम जलमंडल के बारे में देख लेते हैं। जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये आपको पता है, क्वेश्चन याद कर लो। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, ये मैंने बता दिया था। 29% भाग पर स्थल है, मतलब ज़मीन है हमारी 29% भाग पर है, और जल है हमारा 71% भाग पर है। और ये नीले कलर का दिखता है, आकाश से देखते हैं, तो इसलिए हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है, मतलब बर्फ़ भी है इसमें, ठीक है, जल भी है और जल वाष्प भी है। ये सारे रूप ही इसमें आ जाते हैं। इसके महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं? नदियाँ भी हैं, महासागर भी हैं, झीलें भी हैं, हिम नदी भी है, भूमिगत जमीन के अंदर का जल भी है, और वायुमंडल में जलवाष्प है, मतलब भाप बन के जो उड़ता है, जो वायु में जो नमी होती है वो भी इसके अंदर सम्मिलित हो जाता है। पृथ्वी में पाए जाने वाले जल का 97% भाग खारा पानी है। देखो देख लेते हैं, पृथ्वी पर जो जल मिलता है उसमें 97.5% भाग है, वो है महासागर का या समुद्रों का। किसका है? महासागरों का, समुद्र का। और जो महासागरों का, समुद्रों का पानी है वो लवणीय है। लवणीय का मतलब खारा पानी है। बाकी बचा अलवणीय जल है 2.2% तो हमारे पास में पीने के लिए जल है, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो मीठा पानी है वो कितना पानी है? 2.5%। तो इसीलिए तो ज़्यादातर पानी की दिक्कत होती रहती है। हम कहते हैं इतना पर 71% पानी है, फिर पानी की दिक्कत क्यों होती है? वो इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि पीने लायक पानी बहुत हमारे पास में बहुत कम है। ठीक है, आगे देखो, मानव के उपयोग में नहीं आ सकता जो जल है वो
लवणीय जल शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवणीय जल के रूप में पाया जाता है, मतलब बहुत थोड़ा सा, लगभग 1% ही जल है जो हमारे काम का है। बाकी की 1% करीब 2.5% टोटल जल है। जो अलवण मीठा पानी है उसमें से करीब 1% बर्फ़ में जमा हुआ है, बाकी कुछ ज़मीन के अंदर 1% बचा हुआ है। तो जो 1% बचा हुआ है वही हमारे काम का है। इसीलिए नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हमें पानी की कमी महसूस होती है, इसीलिए पानी की कमी महसूस होती है। तो अभी तक हमने जलमंडल के बारे में देख लिया, महासागर के बारे में देख लिया, महाद्वीपों के बारे में देख लिया। अब हम महासागरों के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारे जो 5 महासागर हैं उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, एक-एक करके डिटेल से जान लेते हैं। देखो, महासागरीय जल का मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बता दिया पहले। महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है। जो महासागर का जल है वो हमेशा गतिशील रहता है, यानी कभी भी नहीं रुकता, हमेशा चलता रहता है। जब भी तुमने समुद्र का पानी कहीं देखा होगा या पानी मतलब टीवी वगैरह में देखा होगा तो देखा होगा कि जो समुद्र का पानी वो लहरें चलती रहती हैं, मतलब रात हो दिन हो कभी भी नहीं रुकता, वो हमेशा चलता रहता है। तरंगों के द्वारा, ज्वार भाटा के द्वारा तथा महासागरीय धाराएँ हैं। महासागरीय जल की 3 महासागरीय धाराएँ हैं। महासागरीय जल की मुख्य 3 गतियाँ हैं। कौन कौन सी गतियाँ हैं? तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएँ। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम से 5 महासागर हैं। बड़े से छोटे मतलब सबसे पहले हम सबसे बड़ा महासागर के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम सबसे लास्ट में सबसे छोटे के बारे में बताएंगे। तो सबसे बड़ा है हमारा प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत। उसके बाद है अटलांटिक महासागर, उसके बाद है हिंद महासागर, उसके बाद है दक्षिणी महासागर और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। तो क्वेश्चन बनता है हमारे 5 महासागर है, कौन कौन से नोट कर लेना है। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। तो 3 क्वेश्चन हो गए कि महासागर कितने? 5। कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत। सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक। ठीक है, आगे देखो। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, इसके बारे में बता दिया था अभी। यह पृथ्वी का 1/3 भाग पर फैला हुआ है। जैसे एशिया महाद्वीप जमीन का 1/3 भाग पर फैला हुआ है, वैसे ही महासागरों में प्रशांत महासागर जो पूरी पृथ्वी है उसका 1/3 है। जो महाद्वीप है 1/3 वो किसका है? जमीन का, यानी स्थल का। किसका है? स्थल का। लेकिन जो प्रशांत महासागर है वो पूरी पृथ्वी का ही 1/3 है। समझ में आ गया? आगे देखो, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त भी बोलते हैं इसको, या ट्रेंच। ठीक है, ट्रेंच का मतलब गर्ती होता है, प्रशांत महासागर में ही स्थित है। जो मेरियाना गर्त है वो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। वृत्ताकार का मतलब इस तरीके का है। तो वृत्ताकार मतलब गोल है, गोल है एक तरीके से। आगे देखो, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 में देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। देखो, इनके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। देखो, ये हमारा प्रशांत महासागर है। क्या है? तो यहाँ पर कौन सा है? उत्तर अमेरिका। यहाँ पर कौन है? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, आगे देखो, इधर की साइड देखेंगे तो यहाँ पर ये प्रशांत महासागर है। तो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा? एशिया। तो कौन कौन से महाद्वीप हो गए? एशिया हो गए, और फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद दक्षिण अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गए। तो ये चारों महाद्वीप है, ये प्रशांत महासागर के तट, मतलब प्रशांत महासागर के किनारे है, या प्रशांत महासागर इनके किनारे है। आगे देखो, अब हम अगले महासागर के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा है? तो अगले के बारे में देखते हैं। अगला है हमारा अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित का मतलब होता है इस तरीके से, कटी-पटी। कैसी होती है? कटी-पटी। तो ये जो कटी-पटी होती है ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि जब भी समुद्र से कोई पोता से या जहाज आता है तो इन किनारों पर या बंदरगाह बनाना बहुत आसान होता है, या फिर जहाज आसानी से अंदर आ जाता है। ठीक है, यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोतस्तरों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। कौन सा?
अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल से कि ये कहाँ पर है, एस आकार का किस तरीके से बनता है, उसके बारे में हम देखते हैं। मैप के जरिए देखो यहाँ पर इस तरीके से एस आकार का बनता है, बता देता हूँ मैं। ये अटलांटिक महासागर है, ये हो गया एस आकार। अब देखो यहाँ पर यूरोप, अफ्रीका, इधर देखेंगे पूरब में देखेंगे तो यूरोप और अफ्रीका है, ठीक है। पश्चिम में देखेंगे उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, दिख गया। तो ये समझ में आ गया, इस तरीके का एस आकार का है। और जो इसकी ये जो तट रेखा है, ये दिख रही है ना, ये दोनों तरफ ये कटी फटी है, दंतुरित है, जिसके कारण क्या होता है कि समुद्री जहाज है या फिर व्यापार है वो बढ़ता है। आ गया समझ में? आगे देखते हैं, सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। अब हम हिंद महासागर के बारे में बात करते हैं। हिंद महासागर एक ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, ये क्या क्या हैं इसके बारे में। देखो हिंद महासागर के बारे में देख लेते हैं किस तरीके से त्रिभुजाकार है। यहाँ पर ये हिंद महासागर है, दिख रहा है, ये हिंद महासागर है। तो इधर देखो लगभग इस तरीके का दिख रहा है ये। तो इसकी आकृति हो गई लगभग त्रिभुजाकार। कैसी हो गई? त्रिभुजाकार, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो हमारे देश या भारत देश के नाम पर इसका नाम पड़ा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हिंद महासागर के बाद में कौन सा है, अगला देखते हैं। हिंद महासागर के बाद में अपना आ जाता है अगला दक्षिणी महासागर। अगला कौन सा है? दक्षिणी महासागर। अटलांटिका महाद्वीप के चारों तरफ घेरता है ये अटलांटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर फैला हुआ है। कितनी डिग्री पर फैला हुआ है? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर फैला हुआ है, ठीक है। दक्षिणी महासागर के बारे में हम मैप में देख लेते हैं कि दक्षिणी महासागर कहाँ पर है। देखो ये दक्षिणी महासागर के बारे में हम देखते हैं एक बार। देखो दक्षिणी महासागर है वो हमारा अटलांटिक को घेरे हुए है। अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए हैं। ये चारों तरफ फैला हुआ है क्योंकि ये भी ही दक्षिण ध्रुव की तरफ चारों तरफ फैला हुआ है और ये दक्षिणी महासागर भी इसके चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है। अगर ये इस तरीके से गोलाई में है तो पीछे की साइड भी गोलाई में है। जैसे अटलांटिका महाद्वीप भी गोलाई में, वैसे भी ये भी दक्षिणी महासागर भी वैसी ही गोलाई में स्थित है, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्कटिक महासागर के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? आर्कटिक महासागर के बारे में। यह उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो इसके बारे में देख लेते हैं ये कहाँ पर है। अटलांटिक महासागर ये उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। तो इसके बारे में हम मैप में देखते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त कहाँ पर है। देखो ये यहाँ पर दिख रहा है आर्कटिक महासागर। ये जो हमारा उत्तर ध्रुव वृत्त है, क्योंकि उत्तर ध्रुव वृत्त होता है ऊपर की तरफ 60 डिग्री से ऊपर का जो एरिया है उसको उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं। जो 60 डिग्री का है उसे उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं। 66 डिग्री पे जो हमारी रेखा है उसे हम कहते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त। तो इसके आसपास का जो फैला हुआ है उसे कहेंगे हम आर्कटिक महासागर, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हमारा ये तो टॉपिक था। इसमें अब वायुमंडल है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो भी बचा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना और पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।